हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन एक कोट के साथ। द सन नेवर सेट्स, इट जस्ट राइजेस समवेयर एल्स। यानी कि एक सूरज कभी भी ढलता नहीं है, वो बस किसी और जगह उग जाता है। तो हमें भी अब ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आएँ जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आप शायद किसी काम के लिए नहीं बने हो। तो हाँ, हो सकता है कि आप शायद उस काम के लिए नहीं बने हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर या लूज़र हो गए। बट इसका मतलब ये है कि आपको शायद किसी और चीज़ में ट्राई या किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहिए। तो नेवर लूज़ होप। आपके लिए कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी बनी होगी जो आप कर सकते हो और जिसमें आपको मज़ा आए। तो ऑलवेज कीप ट्राइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। आज हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड सम फीचर्स ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो आज हम ये टॉपिक्स करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। अब टाइप्स ऑफ एंगल पहले करने के पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जैसे हम लाइन को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, वेट को मेज़र करने के लिए केजी, ग्राम्स, ये ऐसा वाली यूनिट्स यूज़ होती हैं, वैसे ही एंगल्स को मेज़र करने के लिए हम डिग्रीज़ का यूज़ करते हैं। तो एंगल की यूनिट डिग्री होती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है राइट एंगल। इट इज़ द एंगल मेड व्हेन 2 line segments are inclined to each other at an L shape। तो जब भी आपको 2 लाइन सेगमेंट्स या 2 रेज आपको किसी L शेप में मिलें या किसी 2 लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन पे आपको एक L शेप मिल रही हो, तो हम उस एंगल को बोल देते हैं राइट एंगल। और राइट एंगल को मेजर हम करने के लिए या न्यूमेरिकल टर्म्स में कितना बोलते हैं, 90 डिग्री। तो राइट एंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल इसके नाम में ही स्ट्रेट है, तो इससे हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि स्ट्रेट एंगल क्या है। इट इज़ द एंगल मेड बाय द लाइन। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 राइट एंगल्स। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एंगल एक लाइन के ऊपर बनता है सॉरी। और इसमें 2 राइट एंगल्स होते हैं और न्यूमेरिकल टर्म्स में स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली हम इसको देख सकते हैं कि इसमें 2 राइट एंगल होंगे ही होंगे। 90 + 90 180 होता है। तो अब इसको फर्स्ट डायग्राम में जैसे देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का है। सेकंड फिगर में क्या है कि इसमें हमें एल शेप भी मिल रही है, पर एल शेप हमें 2 तरफ से मिल रही है। जैसे कि मैंने बोला था, जहाँ पे भी आपको एल शेप दिखेगी वो इस तरीके की एल शेप की, इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि थोड़ी स्लैंटेड लाइन हो, पूरी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके की शेप्स आपको एल शेप दिखेगी तो वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हमें 2 एल शेप दिख रही हैं, तो दोनों तरफ हमारा 90 का एंगल बन रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 180। तो ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इसमें हमें 2 राइट एंगल्स मिल गए सॉरी। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। अब ये एंगल तब बनता है जब एक पूरी कंप्लीट रोटेशन हो जाती है। अब रोटेशन को समझने के लिए आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। पहले डायग्राम में देखिए, एक लाइन 2 रेज हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर मर्ज्ड हैं। अब एक रे को हमने मूव करना स्टार्ट किया, तो उसमें दोनों रेज के बीच में इंक्लिनेशन आएगा, तो एंगल क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो हम उसको पूरा रोटेट करेंगे। रोटेट करते करते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और फिर ऐसे धीरे धीरे एंगल बढ़ेगा और वो
पूरा वापस कंप्लीट जो है, जब रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वापस वो लाइन उसमें आके उस लाइन के ऊपर फिर से मर्ज हो जाएगी। तो ये क्या है, कंप्लीट रोटेशन हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का न्यूमेरिकल टर्म्स में 360 डिग्री का एंगल होता है और इसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो इसको हम अगर फेज वाइज देखें या स्टेप वाइज देखें तो इसमें पहले जो लाइन थी वो रोटेट होके इस यहाँ पे आई, 90 डिग्री का एंगल बना, फिर थोड़ा और रोटेट हुई, 180 डिग्री का एंगल बना, फिर थोड़ा और रोटेट हुई 270 तक आई, फिर 270 से 360। तो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, उसमें हमें 4 राइट एंगल्स मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट इज अक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज़ लेस देन द राइट एंगल। अब जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम अक्यूट एंगल बोल देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि अक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन द राइट एंगल बट लेस देन द स्ट्रेट एंगल। अब जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है बट एक स्ट्रेट एंगल से छोटा है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री से कोई भी बड़ा एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल आपको हर एंगल में मिल जाएगा। जैसे अक्यूट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि वो एंगल एक पूरा रोटेशन को कंप्लीट करता है। जैसे अक्यूट एंगल है, मान लो अक्यूट एंगल एक 60 डिग्री का एंगल है। अब 60 डिग्री, इसका मतलब ये हो गया कि वो रोटेशन है और 60 डिग्री तक तो हो गई। अब हमें पूरा 360 डिग्री की रोटेशन कंप्लीट करनी है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल और कवर करना पड़ेगा 300 डिग्री, है ना। तो 300 डिग्री वो जब कंप्लीट करेगा तब एक पूरी 360 डिग्री की रोटेशन हो जाएगी। तो जो 300 डिग्री का एंगल जो बचा हुआ एंगल है उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो वही जो भी, इसीलिए ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा ही होता है। तो इसको आप एक कंप्लीट करने वाला एंगल भी बोल सकते हैं जो रोटेशन को कंप्लीट करता है। ऑब्ट्यूस एंगल में भी देख सकते हैं, जैसे ऑब्ट्यूस में मैंने एक 120 डिग्री का ले लिया, तो उसमें उसको रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको 240 डिग्री की रोटेशन और करनी पड़ेगी। तो जो बचा हुआ एंगल है वो 240 डिग्री का हो जाता है, वो भी हमारा कितना हो गया, और रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन देखते हैं किस बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को देखते हैं कैसे क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज स्केलिन ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। तो ये एक वैसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती। तो उस ट्रायंगल को हम बोल देते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब इसमें साइड्स तो अनइक्वल होती हैं, बट इसमें जो एंगल्स का मेजर होता है वो भी अनइक्वल होता है। नेक्स्ट आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। इन दिस ट्रायंगल लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल एंड द मेजर ऑफ एनी 2 एंगल्स इज ऑल्सो इक्वल। तो इस ट्रायंगल ABC में जैसे आप देख सकते हैं, AB और AC जो हैं वो इक्वल साइड्स हैं, और इसमें एंगल B और एंगल C जो हैं इक्वल एंगल्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। जो एंगल्स हैं वो साइड्स के अपोजिट होने चाहिए। जैसे AB के साथ एंगल B का एंगल ABC वाला एंगल B बन रहा है और ACB से एंगल C बन रहा है। तो AB और AC पे 2 एंगल्स B और C के बन रहे हैं, तो इसीलिए हम एंगल B और एंगल C इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। मेजर ऑफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, और इसमें एंगल्स भी इक्वल होता है। तो
इसमें सच कुछ बताने वाला नहीं है, इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के बेसिस पे हम डिवीजन कैसे या क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाम में ही पता लग रहा है कि इसमें एक्यूट एंगल्स हैं, तो जब भी सारे एंगल्स एक ट्रायंगल के एक्यूट एंगल होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम बोल देते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि इक्विलैटरल ही हो सकता है, और स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है या आइसोसेलेस भी हो सकता है। जैसे इक्विलैटरल होगा तो 60 डिग्री के तीनों एंगल्स हो जाएंगे, और अगर आइसोसेलेस में देखें तो इसमें 250 के एंगल्स हो गए और एक 80 का। इसमें भी तीनों एक्यूट एंगल हैं बट दो एंगल सेम है। और स्केलन के लिए हम 50, 60, 70 का एंगल देख सकते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है और बाकी एक्यूट। अब एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या दो एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। दो ऑब्ट्यूस एंगल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तो उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। बट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में नहीं हो सकते। इसके बारे में एंगल, ये जो सम ऑफ एंगल्स ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे आता है। अभी आप ये बस प्रॉपर्टी याद रख लीजिए। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट है स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब इस फिगर में या डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं दोनों तरफ से। और सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसकी साइड जो हैं वो सारी लेंथ में इक्वल होती हैं आपस में भी। तो इसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड भी। और ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। अब स्क्वायर के अंदर जो भी एंगल बनते हैं सारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें भी जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल हैं और इक्वल हैं। एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। अब जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि लेंथ में इक्वल ही हों। एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती हैं, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। इसमें भी जो एंगल्स होते हैं वो सारे राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। Adjacent sides are not equal in length and opposite angles are equal but they are not right angles. अब ये रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम कैसे अलग होता है? इसमें इसकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट इसमें जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो 90 डिग्री के ज़रूरी नहीं है कि हों। तो इस फिगर को या इस डायग्राम को हम बोल देते हैं पैरेललोग्राम। नाम में ही आपको पैरेलल दिख रहा है तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और इक्वल भी। नेक्स्ट है रोम्बस। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इसमें भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। और रोम्बस और स्क्वायर में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि रोम्बस की भी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। बट रोम्बस स्क्वायर से अलग कैसे है? रोम्बस के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल तो होते हैं, वो राइट एंगल्स नहीं होते।
तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स इसमें नहीं बनते। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। इसमें जो एक पेयर ऑफ साइड होता है वो पैरेलल तो होता है बट ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हो, इक्वल नहीं होता। तो इस फर्स्ट फिगर में से आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, और इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो हो सकता है इक्वल हो लेंथ में, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर केस में होता है। ऐसा सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल नहीं है, एक बड़ी है और एक छोटी है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी होती है। अब हम आते हैं सम फीचर्स ऑफ 3D शेप्स। अब कुछ थ्री डायमेंशनल शेप्स में कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि उसका एक फेस होता है, दे हैव फेसेस, एज होते हैं उनके, और वर्टिसेस यानी उनके वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो अब ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या होता है। तो फेस को आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस क्यूब को देखिए, जैसे तो इस क्यूब को इमेजिन करिए कि आपका रूम है। तो इस रूम में आप इस रूम का जो फेस है, फेस क्या होता है, एक सरफेस होती है। तो आपके रूम में सरफेसेस क्या हैं, आपकी 4 वॉल्स, रूफटॉप और आपका ग्राउंड। तो ये आपके रूम में 6 फेसेस हैं। सिमिलरली इस क्यूब में भी 6 फेसेस हैं, और फेस क्या डिपिक्ट करता है, एक फ्लैट सरफेस को किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर में। तो क्यूब में, क्यूबॉइड में, प्रिज्म में, ये सारी शेप्स होती हैं, इनमें फेसेस होते हैं, फ्लैट फेसेस। अब एजेस क्या होती हैं। अब एज को समझने के लिए आप मैंने इस फेस को फिर से रीड्रॉ करा है नीचे। तो इसको आप सेकंड फिगर में देखिए, जैसे एक एज होती है, एक लाइन सेगमेंट जो कि 2 फेसेस को कनेक्ट करती है। तो एक एज को जैसे आप इस देखिए डायग्राम में, ये लाइन सेगमेंट जो है ये 2 फेसेस को कनेक्ट कर रहा है। कौन कौन से, एक टॉप फेस को और एक साइड फेस को, है ना। तो एजेस हम इनको बोल देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ये भी। जैसे स्क्वायर में कॉर्नर्स वर्टेक्स होते हैं, वैसे ही जैसे स्क्वायर में साइड्स होती हैं वैसे ही लाइन सेगमेंट्स, वैसे ही इसमें क्यूब में लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं वो एजेस होते हैं। फिर आते हैं वर्टिसेस पे। वर्टिसेस आर द पॉइंट्स दैट कनेक्ट द एजेस। अब वर्टिसेस कौन से पॉइंट होते हैं जो एजेस को कनेक्ट करते हैं। अब इसमें फिर से आप इसके एक फेस को देखिए। वर्टेक्स इसमें क्या है, एक कॉर्नर पॉइंट। जैसे स्क्वायर में वर्टेक्स क्या होता था, जो 2 लाइन सेगमेंट्स को कनेक्ट करने वाला पॉइंट होता था, उसे हम वर्टेक्स बोलते थे। तो इसमें भी वही है, बस इसमें 2 के बजाय एक वर्टेक्स जो है वो 3 लाइन सेगमेंट्स को यानी 3 एजेस को कनेक्ट करती है। जैसे आप इस ऊपर क्यूब के डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एक वर्टेक्स है ये 3 एजेस को कनेक्ट कर रही है ना। और एक एज है वो 2 फेसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो अब कुछ 3D शेप्स होती हैं जिनमें स्ट्रेट एजेस होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया। बट कुछ ऐसी शेप्स जो होती हैं जिसमें एजेस जो हैं वो स्ट्रेट नहीं होती, जैसे कि सिलेंडर, कोन, स्फेयर। और स्फेयर जो होता है उसमें फ्लैट फेस भी नहीं होता। सिलेंडर में फ्लैट सरफेसेस क्या जो फेसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसका एक टॉप और बॉटम। और कोन में एक कोन का एक फ्लैट फेस होता है जो कि उसका सिर्फ बॉटम पार्ट होता है, जो कि सर्कुलर शेप में होता है, स्फेयर में नहीं होता। तो ये कुछ शेप्स हैं जिनमें
सॉरी, जैसे सिलेंडर में हो गई 2 शेप्स, उसका टॉप सर्कुलर टॉप और सर्कुलर शेप में जो बॉटम है। कोन में हो गया उसका बॉटम सर्कुलर जो कि फ्लैट फेस है उसका। स्फेयर में नहीं है, ना ही फ्लैट फेस है और ना ही फ्लैट बेस है, सॉरी, ना ही एज है कोई और ना ही फ्लैट बेस है। तो आगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं लगने चाहिए अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखी हैं तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चंस को इनको ट्राई करिए, समझने की कोशिश करिए क्या क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं फिर इनको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।